मतलब जैसे यहाँ पे टीचर्स में एक बहुत अच्छी ऑनरशिप है। मतलब हम लोग अपने आप को सिर्फ टीचर पे मतलब टीचर जो कह रहे हैं हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। कि मैं आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहूँगा और सीएस ब्रांच, क्योंकि दोस्त यहाँ पर बहुत अच्छे थे। मतलब हम लोग सब क्लास में मस्ती करते थे जब सर चले जाते थे। तो मतलब क्लास में अलग ही माहौल था, मतलब उसको मैं समझा नहीं सकता। पहले इनिशियली मुझे था कि मैं सिली मिस्टेक्स को देख के हंस लेता था। मतलब मुझे मैं ज़्यादा उनके बारे में सोचा नहीं, पर बाद में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। और मेरे साथ है ईशान गुप्ता। चलिए आपको ईशान से मिलवाते हैं। ईशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। तो ईशान से हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि ईशान के जूनियर्स उन्हें सुनना पसंद करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर ईशान ने ऐसा क्या किया, किस तरह से पढ़ाई की कि ईशान 100 परसेंटाइल का स्कोर हासिल कर पाए। ईशान, कहाँ से हो आप? मैं गुड़गांव से। ईशान, यहाँ कितने टाइम से हो, कितने साल हो चुके हैं आपको? मुझे यहाँ 3 साल हो चुके हैं। अच्छा, किसने आपको बताया कोटा के एनवायरनमेंट के बारे में, कोटा के पढ़ाई वाले माहौल के बारे में? सबसे पहले किसने आपको बताया? एक्चुअली मेरी मम्मा रिसर्च कर रही थी, तो मम्मा ने ही मुझे बताया सब कुछ इसके बारे में, कोटा के बारे में, वहाँ का इन्वायरमेंट। कि मतलब मैं स्कूल में था तो वहाँ से फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छे पीयर ग्रुप के साथ रहूँगा। तो मेरी मम्मा ने मुझे काफ़ी बताया था कोटा के बारे में। ईशान, जब भी कोई बहुत अच्छा स्कोर हासिल करता है, टॉपर जो बच्चे होते हैं ना, उनसे हमें लगता है कि बस हमें सब बता दो कि तुमने क्या किया, होता है ना। जैसे आपके भी मुझे लगता है कि जो भी पहले जेई मेन में या जी एडवांस में जो भी टॉपर रहे होंगे, आपको लगता है यार इससे मैं कोई एक चीज़ जो मैं सीख लूँ और मैं खुद में वो अडेप्ट कर पाऊँ। अच्छा, आप क्या बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को जो आपको अभी सुन रहे हैं? आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, मतलब आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मैं ऑलमोस्ट 6 घंटे पढ़ाई करता था सेल्फ स्टडी क्लास के अलावा। तो मैं डेली रूटीन मेरा नॉर्मली था जैसे बाकी सबका होता है कि मैं सुबह उठा और मैं सुबह जनरली थोड़ा जल्दी उठता था, 5 बजे उठता था। और बस नॉर्मल फ्रेश हुआ, फिर थोड़ा सा 1 घंटा मैं पढ़ता था क्योंकि क्लास हमारी सुबह होती थी। तो मैं 1 डेढ़ घंटा पढ़ता था पहले, जो क्लास के लिए ज़रूरी है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता था और अपना आराम से फ्रेश वगैरह होके मैं क्लास में जाता था। और फिर क्लास से आके मैं आराम से आधा घंटा खाना खाता था और फिर मैं पढ़ने बैठता था। और मैं 6-7 बजे के बीच में ब्रेक लेता था और मैं वॉक पे जाता था। और उसके बाद फिर मैं खाना खा के फिर वापस लास्ट रात में पढ़ता था। तो ऑलमोस्ट 6 घंटे की सेल्फ स्टडी में क्लास के अलावा करता था। अच्छा ईशान, इसी चीज़ से मुझे एक सवाल दिमाग में आ रहा है, क्योंकि जब भी हम ये सोचते हैं कि किसी ने 100 परसेंटाइल का स्कोर हासिल किया तो हमें लगता है ज़रूर 12-14 घंटे पढ़ाई करी होगी, और ऐसा एक मिथ है भी, मतलब टॉपर्स को लेकर ना। तो इस पर मुझे आपकी बात तो बिल्कुल एकदम अलग लग रही है कि मैंने 4 से 6 घंटे पढ़ाई की है। इसके पीछे आपका क्या थॉट है? मेरा ये थॉट है कि जब आप पढ़ रहे हो तो जो आवर्स आप उसमें लगा रहे हो पढ़ाई में, तो आप मतलब पढ़ाई प्रोडक्टिवली करो। तो चाहे आप 6 घंटे भी करो, तो अगर आप बहुत प्रोडक्टिवली करोगे तो 6 घंटे में ही आपको कंप्लीटनेस नज़र आएगी। तो मेरे लिए तो 6 घंटे भी काफ़ी स्ट्रेनस तरीके से हो जाते थे, मुझे ब्रेक चाहिए रहता था। तो इसलिए मैं आवर्स की जगह प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करता था। तो कभी अगर 4 घंटे भी हो सकता है पढ़ाई, मतलब कभी 4 घंटे हो जाता था, मतलब फिक्स नहीं रहता था। कभी 4 घंटे, कभी अगर लगा कि 6 घंटे में नहीं हो पा रहा टारगेट अचीव, तो बढ़ा लो। पर आप मतलब टारगेट पे फोकस करो, सिर्फ टारगेट पे फोकस करो। अच्छा ईशान, अभी फ़िलहाल आसपास देखो हम कहाँ बैठे हैं, हम एलन क्लासरूम में बैठे हैं। और मैं चाह रही थी कि आप फिर से ये यादें ताज़ा कर लो, क्योंकि यहीं से बैठकर, यहीं क्लासरूम में पढ़कर, यहीं बोर्ड पे फैकल्टी आपको बता रहे हैं, साथ में आपके क्लासमेट्स से आप लोग मस्ती कर रहे हो, वो सब चीज़ें कैसी हैं और उन्हें आप कितना मिस करने वाले हो? मैं उनको बहुत, सच में बहुत मिस करने वाला हूँ। मतलब वो ऐसी पल थे, मतलब वो आने अब सीधा कॉलेज में ही आएंगे अगर आएंगे तो। पर मतलब दोस्त यहाँ पर बहुत अच्छे थे। मतलब हम लोग सब क्लास में मस्ती करते थे जब सर चले जाते थे। तो मतलब क्लास में अलग ही माहौल था, मतलब उसको मैं समझा नहीं सकता। अच्छा ईशान, जब आप क्लास की और क्लासमेट्स की और हम दोस्तों की बातें कर रहे हैं, तो चलिए मैं ये चीज़ पूछ ही लेती हूँ। कोई भी स्टूडेंट जब मतलब डेडिकेटेडली किसी गोल के पीछे है, तो ऐसे में उसके दोस्त उसके लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? मतलब क्या दोस्त भी हमें सोच समझ कर चूज़ करने चाहिए? और एक जिसे हम बोलते हैं पीयर ग्रुप, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है? मेरे मेरे ओपिनियन में पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि पीयर ग्रुप होने से आप अपने आप को बार बार जज कर सकते हो आराम से। मतलब उनके साथ आप जब इंटरेक्शन करोगे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो। तो आप एक तरीके से उनके साथ जर्नी में जा रहे हो, तो आपको धीरे धीरे चेक पॉइंट्स मिलते रहते हैं कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ। और उनसे डिस्कशंस करके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कई बार, क्योंकि जो वो डिस्कशंस होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पीयर ग्रुप में दोस्त कई वैरायटी के मिलते हैं, पर मतलब आप दोस्त अपने ऐसे चुनो कि आपको उनके साथ अच्छा लगता है अगर रहने में। तो अगर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो क्योंकि वो सपोर्ट भी आपको करेंगे। अगर सपोज़ आपका पेपर ख़राब हो गया तो दोस्ती होते हैं जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। तो उस मामले में वो इमोशनल सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट, मतलब दोस्त एक तरीके से टीचर्स के अगर आप टीचर्स के से दूर हो तो दोस्त को अपने पास रखो। तो दे आर लाइक टीचर्स ऑफ द बोर्ड। क्या बात है। अच्छा चलिए, टीचर की बात हो गई है तो मैं एलन सिस्टम और एलन फैकल्टीज़ के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि 2 से 3 साल आपने बहुत करीब से एलन सिस्टम को देखा है। आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि यार ये बाकियों से बहुत अलग है यहाँ पर? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स में बहुत अपनापन है। मतलब जैसे यहाँ पे टीचर्स में एक बहुत अच्छी ऑनरशिप है। मतलब हम लोग अपने आप को सिर्फ टीचर पे मतलब टीचर जो कह रहे हैं हम पूरा भरोसा कर सकते हैं कि टीचर जो कह रहे हैं अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हमें ज़रूर मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे टीचर्स काफ़ी क्लोज रहते हैं बच्चों के साथ। मतलब वो उनकी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे देखते रहते हैं कि कहाँ पर के कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमें प्रॉब्लम हो रही है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे काफ़ी एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। मुझे मतलब ऐसी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप नहीं मिली थी पहले। तो ये स्कूल से काफ़ी अलग है एक अपने आप में। ये स्कूल से काफ़ी अलग है और मुझे लगता है कि ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि आप बेझिझक अपनी बात उनसे शेयर कर पाओ, बेझिझक अपने डाउट्स भी उनसे पूछ पाओ। अच्छा, आपने इमोशनल चीज़ों की बात करी। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट की लाइफ में, नहीं हर एक ह्यूमन की लाइफ में ज़रूरी है। अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या आप एलन में पढ़ने के लिए यहाँ अकेले रह रहे हो हॉस्टल में, या कोई आपके साथ में रह रहा है? मेरे साथ मेरी मम्मी है। वो मेरे साथ ही आई थी यहाँ पर कोटा में। तो मतलब घर पे वो मुझे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो मतलब मैं लकी हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ हैं। तो मतलब मैं समझ सकती हूँ। और जैसे आपने बताया कि इमोशनल सपोर्ट एक सबसे बड़ा जो होता है ना, वो माँ से मुझे लगता है अच्छा कोई नहीं समझ सकता हमें। दुनिया में एक माँ ही है जो हमें बिना बोले समझ जाती है कि ईशान क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा चलिए, कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। आपने इंजीनियर बनना क्यों चूज़ किया? मतलब आपको जेई ही क्यों करना था? मतलब मुझे शुरू से ही मैथ्स और फिज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि उसको मैं रियल लाइफ में अप्लाई करूँगा। तो इंजीनियरिंग में मुझे हमेशा से एक, जब मैं छोटा था तो एक मुझे मेरे मन में इंजीनियर की एक ये छवि थी कि वो किसी भी चीज़ से मतलब कुछ भी ऐसे बनाएंगे जो बहुत ही मतलब आउट ऑफ द वे होगा। जैसे मतलब मैं थ्री इडियट्स से काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो थ्री इडियट्स में जैसे उन्होंने मतलब जो डस्टबिन था उसमें किसी ने ड्रोन फेंका था, उसने उसका ड्रोन इम्प्रोवाइज़ कर दिया। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे मेरे मन में पहले इंजीनियर के बारे में ऐसी छवि थी। तो मुझे था कि यही करना है। और इंजीनियरिंग में उसके अलावा काफ़ी स्कोप भी है, काफ़ी ब्रॉड है। मतलब आप अगर इंजीनियरिंग साइड चुनी आपने तो आप उसके बाद आप जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। आप डीप साइंसेस में भी जा सकते हो। आप रिसर्च कर सकते हो इंजीनियरिंग के अलावा, और इंजीनियरिंग में भी आप आगे जा सकते हो। तो इंजीनियरिंग इज़ लाइक मतलब कि वो बेस आपका बना देगा हर चीज़ के लिए। ओके। अच्छा, आगे आपका टारगेट क्या है? जेई मेन तो हो गया, लेकिन उसके आगे क्या? अभी क्या सोचा है? जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और? हाँ जी, बिल्कुल मैं जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करूँगा। और अभी टारगेट जेईई एडवांस ही है। अभी मेरे बोर्ड्स आएंगे, उसके बाद मुझे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टारगेट आईआईटी है। तो अभी अच्छा, चलिए, अब टारगेट की बात हो गई है तो ड्रीम कॉलेज कौन सा है? क्योंकि जब कोई सपना हम देखते हैं ना, तो एक कॉलेज का नाम मुझे लगता है, एक जो आप इमेज, जो छवि जो हम पहले से बना लेते हैं कि यार मैं उस कॉलेज में जाने वाला हूँ। तो ऐसा आपने क्या तय किया है? कौन से कॉलेज में जाना चाहोगे? मैं आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहूँगा। और सीएस ब्रांच, क्योंकि उसमें जो सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस है उसमें काफ़ी मतलब काफ़ी स्कोप है रिसर्च का भी तुरंत। और मतलब मुझे भी इंटरेस्ट है उस सेंस में कि एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो आईआईटी बॉम्बे।
अच्छा ईशान क्या जैसे एक होता है ना कि हमें ये लगता है कि यार टॉपर्स के तो कभी डाउट्स ही नहीं रहे होंगे, मतलब एक होता है ना कि इमेज हम बना लेते हैं माइंड में क्या टॉपर्स मतलब हर चीज़ में वो एक्सपर्ट है। तो अगर डाउट्स होते थे तो उन्हें कैसे सॉल्व करते थे, किससे पूछते थे, और सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करते थे, अपनी ही गलतियों से दोबारा से सीख के कि भाई मैं ये नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा या वॉट ये सब चीज़ों में आपने कैसे चीज़ों को मैनेज किया? थोड़ा डिटेल से उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप ही की तरह जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनका नेक्स्ट टारगेट अभी यही है। ऐसा तो ये तो सच में बिल्कुल मिथ है कि मतलब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसके डाउट्स ना हो अगर वो पढ़ना शुरू करता है कुछ भी। तो डाउट्स बेसिकली आपका एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले तो मैं पहले खुद ही रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता था अपने डाउट्स को अपने लेवल पर। टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, पर मैं सबसे पहले कोशिश करता था कि मैं खुद ही कोशिश करूं कि मुझे डाउट आया तो वो क्यों आया, और उसका रेजोल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था कि अब नहीं, अब मुझे जाना चाहिए, तब मैं जाता था। और डाउट्स में क्या है कि डाउट्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको बहुत आराम से अगर आप अपने डाउट्स के साथ चलोगे, अगर आपको डाउट्स के बारे में पूरा पता रहेगा कि मेरा ये डाउट आया था, तो आप पेपर्स में सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर है ऑलरेडी सारे, तो सिली मिस्टेक्स होती इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि अगर हमने डाउट्स नहीं पूछे या रिजॉल्व, मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो हमें क्वेश्चन करने में क्लैरिटी नहीं आती। हाँ, हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। तो एकदम क्वेश्चन को जैसा वो है वैसे क्रिस्टल देखने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए। तो डाउट क्लियरिंग सिली मिस्टेक्स रिमूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मैं सिली मिस्टेक्स मुझसे भी बहुत होती थी। तो मैं तो सिली मिस्टेक्स के मतलब बस मैं देखता था। पहले पहले इनिशियली मुझे था कि मैं सिली मिस्टेक्स को देख के हंस लेता था। मतलब मुझे मैं ज़्यादा उनके बारे में सोचा नहीं, पर बाद में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। तो मैं सिली मिस्टेक्स को बस ये देखता था कि मेरे मन में उस टाइम क्या मैं सोच रहा था जब मैंने वो मिस्टेक किया। मैंने क्या वो मतलब मैं उस क्वेश्चन को जल्दी करना चाह रहा था, मैंने उस क्वेश्चन में पूरा टाइम नहीं दिया जितना वो डिज़र्व करता था, या फिर मैंने कोई और इंटरप्रेट कर लिया, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। तो जनरली मेरे हिसाब से सिली मिस्टेक्स इसलिए होती हैं क्योंकि आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते, या फिर आप अपनी खुद की आपकी एक इमेज होती है क्वेश्चन के बारे में, तो आप उससे उस क्वेश्चन को कर लेते हो। तो हमेशा पेपर में ओपन माइंडेड रहो, और कभी भी क्वेश्चन को हरी में मत करो, तो उससे सिली मिस्टेक्स काफ़ी कम होती हैं। मतलब कॉन्शियस कंट्रोल रखो अपने ऊपर, तो उससे आप सिली मिस्टेक धीरे धीरे कम करोगे। अच्छा चलिए, अब जब पेपर की और एग्ज़ाम की बात हुई है तो क्योंकि टाइम सबको सेम ही मिलना है, 3 घंटे ही आपको एग्ज़ाम में मिलने हैं, लेकिन ऐसे में टाइम को कैसे मैनेज किया? पहले क्या सोचा कि मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँगा, या मतलब क्या स्ट्रैटेजी रही एग्जैक्टली आपकी एग्ज़ाम हॉल में? मैं ये बिलीव करता था कि जेई मेंस में मैं ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा कि मैं सब्जेक्ट वाइज चलूँगा। तो मतलब पहले मैं सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूँगा पूरे, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बीच में छोड़ के इजी क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे लिए इजी टफ देखना थोड़ा मुश्किल था पेपर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि टाइम कम पड़ेगा। तो मैं पहले फ़िज़िक्स से स्टार्ट करता था जेई मेंस में अपने मॉक टेस्ट में, और मैंने फाइनल टेस्ट में भी वही फॉलो किया जो मैंने मॉक टेस्ट में फ़ॉलो किया। पहले फ़िज़िक्स से, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। और मैं कोशिश करता था कि फ़िज़िक्स को मैं 40-45 मिनट्स में कंप्लीट कर दूं, और केमिस्ट्री को 35 मिनट्स में कंप्लीट कर दूं, जिससे मेरे पास 100 मिनट्स मैथ्स के लिए बच जाएँ। तो क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स में टाइम लगेगा। हाँ, मैथ्स में टाइम लगेगा। तो फिर मैं मैथ्स को आराम से 60 मिनट्स 70 मिनट्स देता था, और उसमें फिर लास्ट का मेरे पास आधा घंटा मैं कोशिश करता था हमेशा कि बचे, जिससे कि मैं एक बार पूरा पेपर रिवाइज़ कर सकूं। हाँ, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं पहली बार जब करता हूँ तो कोई ना कोई मिस्टेक छूट जाती है। तो इसलिए रिवाइज़ करने में पता लगती है कि हाँ, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी। और कुछ क्वेश्चंस आप मार्क भी करके रखते हो कि जैसे स्पेशली मेरे साथ केमिस्ट्री में होता था कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, तब मैंने कुछ सोचा, उसके बेस पे मुझे ऐसा लगा कि ये वाला आंसर है, तो 2 ऑप्शन में कभी कन्फ्यूजन हुआ तो मैं लास्ट के लिए रखता था।
तो ऐसे मैं कोशिश करता था कि 30 मिनट्स मेरे पास बचे लास्ट में, जिससे ताकि मैं एक बार देख पाऊँ और मैं कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दूँ जिसको लेकर मुझे बाद में फिर रिग्रेट फील हो। अच्छा ईशान, एग्ज़ाम से ठीक पहले रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, लेकिन ऐसे में ना ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या छोड़ूँ, मतलब ये समझना वाकई ज़रूरी तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ रिवीजन में लेके बैठोगे कि यार मैं शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ एक बार रिवाइज कर लूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या करते थे? मेरा शुरू में मेरा भी मन करा कि मैं शुरू से शुरुआत करूँगा, आखिरी तक ख़त्म कर दूँगा, पर टाइम लास्ट पे कम होता जाता है। तो आप जब फाइनल रिवीजन कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि मुझे शुरू से लेके आखिरी तक करना है, क्योंकि वो आप पढ़ चुके हो। जब आप पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में तब भी आपने यही किया था। हमेशा हर कोई वैसे ही करेगा, मतलब जब वो उस कॉन्सेप्ट से या उस सब्जेक्ट से मतलब जब इंटरेक्शन पहली बार करेगा तब। तो लास्ट में आपको सिर्फ मतलब पहले पेपर्स दे के, मतलब पेपर्स देने चाहिए, मॉक पेपर्स देने चाहिए उस एग्ज़ाम के, जिससे कि आपको पता लगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद फिर आप ये देखो कि एग्जैक्टली आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं, फिर पहले उन वीक टॉपिक्स को क्लियर करो। और उसके बाद जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज देखूं तो जैसे फ़िज़िक्स में आपके कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर कोई मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, जैसे जेईई मेंस में सेमीकंडक्टर्स एक टॉपिक है जो मेमोरी बेस्ड है, तो ऐसे टॉपिक्स पकड़ो उनको लास्ट में, क्योंकि जो मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स हैं जिनमें आपको याद रखना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी बार उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा, लास्ट में भी उनको रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा। तो मैंने पर्सनली ये किया था कि मैं मैथ्स में मैंने हर एक टॉपिक के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए थे, और उससे मुझे मतलब एक फ़ील मिल गई थी कि हर टॉपिक की, और पेपर्स देता गया। मैथ्स में मैंने कोई स्पेशल थ्योरी रिवीजन नहीं की लास्ट में। फिज़िक्स में मैंने बस सेमीकंडक्टर्स और जो कुछ स्पेसिफिक जेईई मेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन्हीं को पढ़ा और प्रैक्टिस करी। केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिवीजन करने की, तो केमिस्ट्री में मैंने लास्ट में एनसीईआरटी ही पढ़ी बस। मतलब मैंने ऐसा मतलब मैंने नोट्स नहीं बनाए थे हाँ केमिस्ट्री में। तो मैं जो मतलब मेरे नोट्स थे क्लास के नोट्स, उसके अलावा मैंने सोचा कि लास्ट में मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूंगा, वो काफ़ी फ़ायदा किया मुझे। तो लास्ट में आप मतलब अगर आपने एक ही चीज़ को बार बार पढ़ चुके हो कई बार, तो आपको फिर लास्ट में वो वाली चीज़ उठानी चाहिए जो आपको ऐसा लगता है कि ये यूज़फुल हो सकती है पेपर के लिए। तो जैसे एनसीईआरटी मेरे बच गई थी, तो मैंने लास्ट में, क्योंकि मेरे साथ मुझे था कि मेरा एनसीईआरटी बच गया तो मुझे तो कंप्लीट ही करना था, तो इसलिए मैंने रिवीजन से ज़्यादा सोचा कि मुझे कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी लास्ट में। अच्छा ईशान, वैसे तो आपने बहुत सारी डिटेल से बहुत सारी जानकारी स्टूडेंट्स को दे दी है जो भी अभी हमें सुन रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, चाहे एग्ज़ाम छोटा हो एग्ज़ाम बड़ा हो, लेकिन एग्ज़ाम देने से ठीक पहले और उसे एक दिन पहले भी ना हम ठीक से सो नहीं पाते, मतलब ऐसा एक, मतलब मुझे भी लगता है ऐसा कि ऐसा लगता है यार कल मेरा एग्ज़ाम है। तो क्या एग्ज़ाम देने से एक दिन पहले आराम से सोए थे रिलैक्स होके, और एग्ज़ाम देने जब गए हॉल में उससे ठीक पहले कैसी फीलिंग थी, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि कैसा पेपर होगा, क्या करूँगा, मतलब थोड़ी एनजाइटी हो रही थी? जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले दिन था उसमें सुबह सुबह मुझे ऐसी एंग्जाइटी हुई, पर क्योंकि मेरा एग्ज़ाम काफ़ी दूर था, मतलब मेरा सेंटर काफ़ी दूर था मेरे घर से, तो मैं एक्चुअली मैंने पेपर दिल्ली से दिया। तो वो जो ट्रैवलिंग थी उसी में मेरा इतना ज़्यादा फोकस था कि मैं एग्ज़ाम भूल गया। हाँ, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, एग्ज़ाम की एंग्जाइटी मतलब सोची नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग में था। तो वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम से पहले एक होटल रूम बुक किया था, और उसमें मैं फिर आराम से सोया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं पहुँच गया पेपर से पहले। तो मतलब मुझे पहुँचने की ज़्यादा खुशी थी, तो और उसकी चक्कर में एंग्जाइटी मैं भूल गया। तो नींद तो मैंने अच्छी ली, मैं 9 बजे के करीब सो गया था, और मैं 5 बजे आराम से उठा, 5-6 बजे। और पेपर से पहले मैंने अपने आप को समझा रखा था कि बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम ओपन माइंडेड। पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, या फिर मतलब मुझे क्या आएगा, मतलब केमिस्ट्री स्पेसिफिक मुझे थोड़ा डर था, तो मतलब कुछ भी मत सोचो, बस पेपर जो आएगा अब देना ही है। तो सिर्फ मैं प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहा था लास्ट में। ओके अच्छा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे सवाल मेरे पास ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आज ही पूछ लूँ, अभी पूछ लूँ, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है। चलिए एक और आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप उन्हें करना चाहोगे? मेरा बस यही कहना है कि अपने एम पर फोकस रखो, और अगर आपका टारगेट क्लियर है तो आप
उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दोगे। और कभी भी लो मत फील करो, अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट रखो। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, आप बस जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर कॉन्फिडेंस रखो कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बस जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप कर रहे हो उससे आपकी स्पीड और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना चाहिए हमें कि हमें इतना करना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं। बस ये कोशिश करो कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपका पूरा फोकस रहे, मतलब एकदम मतलब क्रिस्टल हो सारे कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको इतना अच्छा स्कोर करने के लिए, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और एलन की पूरी टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं आप आगे भी पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का नाम ऐसे ही रोशन करते रहेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।